साथियों नमस्कार। अतुल बीपीएससी क्लासेज में आप लोग का हार्दिक अभिनंदन है। सभी लोग आज जीव विज्ञान के बीपीएससी में जितने भी सवाल पूछे गए हैं आज तक एमसीक्यू के रूप में उसको पढ़ेंगे। तो चलिए, जीव विज्ञान का पहला सवाल, जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? आनुवांशिकता और विचरण। इसका आंसर जेनेटिक्स जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों में जीनों, आनुवांशिकता और विचरण का अध्ययन किया जाता है। दूसरा सवाल है, मनुष्य में लक्षणों की वंशागति के अध्ययन को कहा जाता है? वंशागति। तीसरा सवाल है, अनिर्थोलॉजी अध्ययन है पक्षियों का। पक्षी विज्ञान अनिर्थोलॉजी प्राणी शास्त्र की एक शाखा है जो पक्षियों के अध्ययन से संबंधित है। पोमोलॉजी निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है? फलों का। पोमोलॉजी वनस्पति विज्ञान की एक शाखा है जिसमें फलों एवं उसके खेती का अध्ययन किया जाता है। पोमोलॉजी विज्ञान पर शोध एवं अभ्यास करने वाले व्यक्ति को पोमोलॉजिस्ट कहते हैं। संघ इकाई नोड मेटा के लिए क्या सत्य है? तो यह त्रिस्तरीय है। इनमें सीलोमिक गुहा होती है। इनमें विशिष्ट जल संवहन नाल तंत्र होता है। यह विशेष रूप से मुक्त जीवी समुद्री जंतु है। डी सही होगा। इनमें से डी जो ऑप्शन दिया उसमें से डी एक में से अधिक। संघ इकाई नो मेटा विशेष रूप में समुद्री जीव है। यह बहुकोशिकीय जीव है जिनमें अच्छी तरह से विकसित अंग प्रणालियां हैं। इनका आकार तारे जैसा होता है या बेलनाकार होते हैं। यह ट्रिप्लो प्लास्टिक होते हैं। इनमें सीलोमिक गुहा होती है। इनमें विशिष्ट जल संवहन नाल तंत्र भी होता है। यह गलफड़ों के माध्यम से श्वसन करते हैं। जैव विकास अब है, जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है उत्परिवर्तन। वैज्ञानिक वह समूह है जिसने प्रकृतिवाद के सिद्धांत को आधुनिक रूप दिया, उसे नव डार्विनवाद कहते हैं। आधुनिक नव डार्विनवादियों के अनुसार जीनों में साधारण परिवर्तनों के उपरांत नए जीव बनते हैं जिससे उनमें विभिन्नताएं बढ़ जाती है। इन परिवर्तनों को उत्परिवर्तन कहते हैं। ये परिवर्तन स्पष्टतः वंशागत होते हैं। पीढ़ियों में वर्णन द्वारा नई जाति की उत्पत्ति होती है। जीवों में अत्यधिक विविधता कारण है उत्परिवर्तन। वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम 2 लाख वर्ष पूर्व हुआ। इस युग में प्रोटोजुआ, शैवाल और जीवाणु थे नहीं। आधुनिक खोजों से स्पष्ट हो चुका है प्रोटोजुआ के उद्भव का प्रारंभ 3-3.5 अरब वर्ष पूर्व हो चुका था। साइनोबैक्टीरिया या नील हरी शैवाल का उद्भव 2.3 अरब वर्ष पूर्व हो चुका था। आधुनिक मनुष्य का पूर्वज है क्रो-मैग्नन मनुष्य। क्रो-मैग्नन मानव आधुनिक मानव से मिलता जुलता है। यह आज के मानव के एकदम समान 6 फुट लंबा और पूरी तरह सीधा था। वह पाषाण युग में रहता था। अस्थि औजारों का प्रयोग करता था। वह पशुओं की खाल से मिलकर पहनने की योग्यता रखता था। वह मानव गुफा में रहता था और गुफा की दीवार पर उसके द्वारा बनाए गए भित्ति चित्र प्राप्त होते हैं। वह सबसे नया प्रागैतिहासिक मानव है। विकास का मुख्य कारक है प्राकृतिक वर्ण। आज विकास के सर्वाधिक मान्य सिद्धांत को विकास का संश्लेषणात्मक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इसमें जाति के अभ्युदय को आनुवांशिक विविधताओं की अन्वयन क्रियाओं एवं प्राकृतिक चयन के आधार पर स्पष्ट किया गया। विकास का कारण है पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन। इसका आंसर होगा। विकास के सर्वाधिक मान्य सिद्धांत को विकास का संश्लेषणात्मक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इसमें जाति के अभ्युदय को आनुवांशिक विविधताओं की अन्वयन क्रियाओं और प्राकृतिक चयन के आधार पर समझा जाता है। पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन ही विकास का कारण है। जहाँ जीव रहता है उस सटीक जगह को कहते हैं आवास। किसी प्रजाति विशेष के पौधों और जीवों अन्य जीवधारियों के रहने की सटीक जगह आवास है। आर्कियोप्टेरिक्स है।
जुरासिक युग का सर्व पुरातन पक्षी। आर्कियोप्टेरिक्स है जुरासिक युग का सर्व पुरातन पक्षी। वह जानवर जो मुक्तः मांस खाता है निम्न क्या कहलाता है? कार्निवोर। वे जानवर जो मुक्तः मांस का सेवन करते हैं मांसाहारी हैं, कार्निवोर कहलाते हैं। शेर, भेड़िया, तेंदुआ, चीता, ध्रुवीय भालू इस श्रेणी के अंतर्गत है। निम्नलिखित में से कौन सा गर्म खून का प्राणी है? इसमें से कोई नहीं है जो दिया हुआ है। टोड उभयचर वर्ग से संबंधित है, जबकि मगरमच्छ और मछली सरीसृप वर्ग से संबंधित है। अतः यह तीनों गर्म खून का प्राणी, इसके विकल्प सही होगा। वर्ग की लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर एक साथ रहते हैं, शैवाल और कवक। लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर शैवाल और कवक एक साथ रहते हैं। इस प्रकार की संरचना में कवक अधिक प्रभावी साझेदार होता है। कवक शैवाल को आश्रय, जल एवं खनिज प्रदान करते हैं और बदले में शैवाल कवक को भोजन प्रदान करते हैं, जिससे वह प्रकाश संश्लेषण द्वारा तैयार करता है। जीव विज्ञान में यदि कोई दो जीव एक दूसरे की मदद से सहजीवी संबंध करते हैं। देखिए, लाइकन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर एक साथ रहते हैं। क्या है लाइकन में? शैवाल और कवक। लाइकन एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर शैवाल और कवक एक साथ रहते हैं। इस प्रकार की संरचना में कवक अधिक प्रभावी साझेदार होता है। कवक शैवाल को आश्रय, जल एवं खनिज प्रदान कर, बदले में शैवाल कवक को भोजन देता है, वह प्रकाश संश्लेषण द्वारा तैयार करता है। जीव विज्ञान में यदि कोई दो जीव एक दूसरे की मदद से सहजीवी संबंध करते हैं। निम्न में से संवहनी पौधे को चुनिए। फर्न। फर्न एक अपुष्पक संवहनीय पौधा है। संवहनीय पौधा उन पौधों को कहा जाता है जिनमें जल और खनिजों को भूमि से पादप के विभिन्न अंगों तक ले जाने के लिए लिंगनित उत्तक पाए जाते हैं। संवहनीय पौधा उन पौधों को कहा जाता है जिनमें जल और खनिजों को भूमि से पादप के विभिन्न अंगों तक ले जाने के लिए लिंगनित उत्तक पाए जाते हैं। स्पाइरोगाइरा निम्नलिखित शैवाल में से किसका एक उदाहरण है? हरा शैवाल। स्पाइरोगाइरा हरे शैवाल का एक उदाहरण है। इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, अतः यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा स्वयं अपना भोजन बनाता है। दुनिया भर में इसकी 400 से अधिक प्रजातियां हैं। स्पाइरोगोरा जो है हरा शैवाल का उदाहरण है। निम्नलिखित में से शैवाल का उदाहरण डैश है? डायटम। डायटम एक एकल कोशिका वाला शैवाल है। वह कांच से बने घरों में पाए जाते हैं। ये पारदर्शी और ओपलिन सिलिका से बने कोशिका भित्ति वाले एकमात्र जीव है जो पृथ्वी पर पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है? ऑर्थोपोडा। प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ ऑर्थोपोडा है। संघ ऑर्थोपोडा प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है। पृथ्वी पर पाई जाने वाली सभी प्रजातियों में लगभग 2/3 प्रजातियां ऑर्थोपोडा संघ के अंतर्गत आती है। यह प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है। लाल रक्त कणिका विहीन जंतु है केचुआ। केचुए में लाल रक्त कणिका का अभाव है। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास और प्रजनन करने में माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास प्रजनन करने में समर्थ है। कवक पौधों में नहीं पाया जाता है। पर्णहरित। कवकों में पर्णहरित नहीं पाया जाता, इसी कारण अब इन्हें पादप वर्ग में नहीं रखा, हालांकि इन्हें पादप वर्ग में रखा जाता था। कवक में पौधे में नहीं पाया जाता है, पर्णहरित है। शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है। शैवाल और कवक के जिसे कहते हैं म्यूट्यूअलिज्म। शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है जिसे म्यूट्यूअलिज्म कहते हैं। इसमें शैवाल और कवक दोनों ही समान रूप से लाभान्वित होते हैं। शैवाल कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण है जो स्वयं तथा कवकीय घटक के लिए पर्याप्त है। कार्बनिक भोजन के बदले कवकीय घटक शैवाल को जल और खनिज उपलब्ध कराते हैं। जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियां मर जाती है।
चूँकि वे श्वास नहीं ले पाती। हवा में लगभग 20.94% ऑक्सीजन है तथा पानी में भार की तुलना में लगभग 0.9% तापमान पर निर्भर करते हुए ऑक्सीजन, किंतु अधिकतर मछलियाँ यदि पानी से बाहर निकाल दी जाए तो ऑक्सीजन 0 ऑक्सीजन का ये है कि कमी होने वाली घुटन का नंबर। इसका कारण यह है कि पानी में बहाव के साथ साथ गैसों का आदान प्रदान भी हो जाता है। पतले चपटे गलफड़े एक गीले कागज की भांति कार्य करता है। पानी से बाहर निकालने पर ये सब गलफड़े आपस में जुड़ जाते हैं, जिसके कारण सतही क्षेत्र कम हो जाता है। घटे हुए सतही क्षेत्र के कारण गैसों का आदान प्रदान कम हो जाता है और मछली मृत्यु हो जाती है। मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? गंध से। लगभग सभी पक्षियों में सूचनाओं के आदान प्रदान करने की विविध विधियाँ होती है। ये दृष्टि, आवाज़, स्पर्श अपने गंध द्वारा सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। मधुमक्खियाँ भोजन की दिशा तथा उसके स्रोत को बताने के लिए विभिन्न नृत्य मुद्राएँ करती है, जबकि एक दूसरे को गंध से पहचानती है। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं। सस्तनी में। डॉल्फिन स्तनपायी जलीय जंतु है। डॉल्फिन की अनेक उपजातियाँ पाई जाती है। इसमें से गंगा डॉल्फिन भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव है। मेढक और टोड निम्नलिखित में से किस उभयचर के उदाहरण हैं? अनुरा। मेढक और टोड अनुरा वर्ग के उभयचर के उदाहरण हैं। अनुरा वर्ग की प्रमुख विशेषताएं हैं, इनमें 4 पाद पाए जाते हैं। इनके अगले पाद पिछले पाद की तुलना में लंबे होते हैं, जिन्हें उन्हें छलांग लगाने में सहायता मिलती है। मेढक और टोड अनुरा वर्ग के उभयचर के उदाहरण हैं। अनुरा वर्ग की प्रमुख विशेषताएं में 4 पाद पाए, इनके अगले पाद पिछले पाद के लंबे होते हैं, जिन्हें छलांग। ब्रायोफाइट में बीजाणु मृत मातृकोशिका होती है, द्विगुणित। ब्रायोफाइट में बीजाणु मातृकोशिका द्विगुणित होती है। ब्रायोफाइट में मॉस और लिवरवर्ट आते हैं, जो प्रायः पहाड़ियों में नम और छायादार क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ब्रायोफाइट में बीजाणु मातृकोशिका और द्विगुणित। कोशिका शक्ति स्रोत होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जीवाणु एवं नीलहरित शैवाल के अलावा सभी सजीव पदार्थ एवं जंतु कोशिकाओं के कोशिकीय द्रव में बिखरे हुए कलायुक्त कोशिकांग हैं। इसके कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का शक्ति स्रोत होता है। जीवन की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है? कोशिका है। जीवन की संरचनात्मक कार्यात्मक इकाई सभी जीव कोशिकाओं से बने हैं। इनमें से कुछ एकल कोशिकाओं से बने होते हैं, एक कोशिकीय जीव कहते हैं, जैसे प्रोटोजोआ, यूग्लिना आदि, जबकि हमारे जैसे अन्य जीव कई कोशिकाओं से बने हैं, बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं। सभी जीव कोशिकाओं से बने, इनमें कुछ एकल कोशिकाओं से बने, उन्हें एक कोशिकीय जीव कहते हैं, जैसे प्रोटोजोआ हो गया, यूग्लिना, जबकि हमारे जैसे अन्य जीव कई कोशिकाओं से बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं। एक कोशिकीय जीव स्वतंत्र अस्तित्व और जीवन के आवश्यक कार्यों को करने में सक्षम है। कोशिका की संरचना से कम कुछ भी स्वतंत्र अस्तित्व को सुनिश्चित नहीं करता, इसलिए कोशिका सभी जीवों की मूलभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। निम्नलिखित में से इसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता। विषाणु के कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता। विषाणु शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द वायरस से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है विष अणु। ये अकोशिकीय अति सूक्ष्म जीव है, जो केवल जीवित कोशिका में ही वंश वृद्धि कर सकता है। रासायनिक दृष्टि से प्रोटीन के आवरण से घिरे न्यूक्लिक अम्ल के खंड हैं। विषाणु पोषद कोशिकाओं के बाहर न तो कोई जैव क्रिया कर सकता है, न इनका द्विगुण हो सकता है। 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाला पदार्थ है जल। जल की मात्रा कोशिका सेल में सर्वाधिक होती है, इसकी मात्रा 80% है। निम्नलिखित में डैश आम के पौधे और बंदर दोनों की कोशिकाओं में पाया जाता है। कोशिका झिल्ली। निम्नलिखित में डैश आम के पौधे और बंदर दोनों में पाया जाता है। कोशिका झिल्ली है। उपयुक्त प्रश्न में आम के पौधे और बंदर दोनों की कोशिका में पाया जाने वाला तत्व कोशिका झिल्ली में कोशिका के सभी अवयव एक पतली झिल्ली द्वारा घिरे होते हैं। इस झिल्ली को कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोशिका झिल्ली अर्धपारगम्य होती है।
अस्थायी उत्तकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वे विभाजित करने की क्षमता खो देते हैं। अस्थायी उत्तकों के बारे में कौन सा कथन? वे विभाजित करने की क्षमता खो देते हैं। वे उत्तक जो पूरी तरह से विकसित हो चुके हैं, विभाजन की क्षमता खो चुके हैं, उन्हें अस्थायी उत्तक कहते हैं। अतः पौधे एवं पशु कोशिकाओं में अंतर निम्नलिखित संरचना से स्पष्ट होता है। पौध कोशिका भित्ति इसका आंसर होगा, क्योंकि नाभिक एंजाइम तो सब में है। कोशिका भित्ति जो है, पौधों की कोशिकाओं कोशिका भित्ति के साथ साथ कोशिका झिल्ली भी होती है। पौधों में कोशिका भित्ति कोशिका झिल्ली को घेरती है। यह पौधों की कोशिका को उसका आयताकार आकार देती है, परंतु पशु कोशिकाओं जंतु कोशिकाएं केवल कोशिका झिल्ली लेकिन कोशिका भित्ति नहीं होती है। अनुवांशिकता। मेंडल के अनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? लैंगिक जनन। मेंडल के अनुवांशिकता सिद्धांत लैंगिक जनन पर आधारित है। अनुवांशिकता शब्द मुख्य रूप से किसे संदर्भित करता है? अनुवांशिकी को। प्रश्नगत विकल्पों। अनुवांशिकता शब्द मुख्य रूप से अनुवांशिक जीव विज्ञान में अनुवांशिकता का अध्ययन अनुवांशिकी कहलाता है। अनुवांशिकता माता पिता से उनकी संतानों के गुणों का स्थानांतरण है। निम्नलिखित में से कौन क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण है जो उसे स्व प्रतिकृति के योग्य बनाता है? डीएनए एवं आरएनए दोनों की उपस्थिति। डीएनए और आरएनए दोनों की उपस्थिति क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण है जो उसे स्व प्रतिकृति के योग्य बनाता है। विदित हो, क्लोरोप्लास्ट सभी हरे पादप कोशिकाओं के कोशिका द्रव में पाए जाते हैं। इनकी संख्या क्लोरोप्लास्ट सभी हरे पादप कोशिकाओं के कोशिका द्रव में पाए जाते हैं। इनकी संख्या 1 से 1008 तक हो सकती है। यह एक दोहरी झिल्ली वाला संरचना है। डीएनए की खोज किसने की? यह एक गलत धारणा है। डॉक्टर जेम्स वाटसन, डॉक्टर फ्रांसिस क्रिक, MHF विलिकिंस और फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिकों ने डीएनए की खोज की थी। वस्तुतः इन वैज्ञानिकों ने एक्सरे विश्लेषण द्वारा 1953 में डीएनए का कुंडलीकार विन्यास प्रस्तुत। वास्तव में डीएनए की प्रजात सर्वप्रथम वर्ष 1869 में स्विस रसायन शास्त्री फ्रेडरिक मिस्चर ने की थी। स्विस रसायन शास्त्री फ्रेडरिक ने इसे न्यूक्लिन कहा था। जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में कौन सा उत्तरदायी है? डीएनए। जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के डीएनए उत्तरदायी है। एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में वंशागति के अध्ययन को कहते हैं अनुवांशिकी कहते हैं। एक पीढ़ी दूसरे पीढ़ी में वंशागति के अध्ययन को अनुवांशिकी कहते हैं। अनुवांशिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत अनुवांशिकता एवं जीवों की विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। डीएनए को किसने अंतःपात्र बनाया? आर्थर कोर्नबर्ग ने सर्वप्रथम डीएनए को अंतःपात्र बनाया। डीएनए डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसके द्वारा की गई? जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक। डीएनए डबल हेलिक्स संरचना की खोज जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने डीएनए के डबल हेलिक्स कुंडलीकार विन्यास की खोज की थी। इस खोज के लिए वर्ष 1961 में जेम्स वाटसन, फ्रांसिस क्रिक तथा मॉरिस विलिकिंस को मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार दिया गया। जैव उर्वरक। कीट संवर्धन क्या है? कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान ही कीट संवर्धन है। कीट संवर्धन कीटों जैसे केचुआ की वृद्धि करने का विज्ञान है। केचुआ कृषकों का मित्र है, भूमि की आंत कहा जाता है। केचुआ खाद या वर्मी कंपोस्ट पोषक पदार्थों से भरपूर एक उत्तम जैव उर्वरक है। कार्बनिक कृषि एक ऐसी कृषि प्रणाली है जिसमें कार्बनिक खादों, पुनर्चक्रित फॉर्म ऑफ शिफ्टो, जैव कारकों अधिकतम मात्रा में प्रयोग किया जाता है। कार्बनिक कृषि में रासायनिक उर्वरकों कीटनाशकों का उपयोग न्यूनतम लगभग शून्य तथा कार्बनिक खाद, कंपोस्ट खाद, कृषि अपशिष्ट, जैविक खाद, नील हरी शैवाल आदि का अधिकतम प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से जैविक उर्वरक का सही उदाहरण कौन सा है? 1 और 2 है। माइकोरिजल फंगी, ब्लू ग्रीन शैवाल जैविक उर्वरक के उदाहरण हैं। बैसिलस
थुरियन जियानिस एक जीवाणु है जिसका प्रयोग बीटी कपास में किया जाता है। गेहूं की खेती के लिए कौन से उर्वरक का उपयोग करेंगे? नाइट्रोजन। गेहूं की खेती नाइट्रोजन युक्त उर्वरक का उपयोग किया जाता है जो यूरिया में मिलता है। कीटनाशी के उपयोग से उन्नति होती है। अर्थनीति। उर्वरक और कीटनाशकों का उपयोग करके कम भूमि पर अधिक फसलों पौधों का उत्पादन कर सकते हैं। उत्पादकता में 40% की वृद्धि करने में मदद करते हैं। कीटनाशक जल संसाधनों, उर्वरकों और उच्च गुणवत्ता वाले बीजों जैसे अन्य कृषि उपकरणों के लाभों को अधिकतम करने में भी मदद करते हैं। मानव शरीर की क्रिया भी। कंकाल एवं मांसपेशीय तंत्र। कंकाल के वे हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते, कंकाल के वह हिस्सा जो हड्डी की तरह सख्त और मोड़े जा सकते हैं, इसको करते हैं कार्टिलेज। उपास्थि। कार्टिलेज एक प्रकार का संयोजी ऊतक है जिसमें कोशिकाओं के बीच पर्याप्त स्थान है। इसकी ठोस आधात्री प्रोटीन और शर्करा की बनी होती है। यह अस्थियों के जोड़ों को चिकना बनाती है। परिणाम से हड्डियों के बीच घर्षण कम होता है। उपास्थि नाक, कान, कंठ, श्वास नली में भी उपस्थित होती है। मानव शरीर की मांसपेशियों का निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? मांसपेशियां केवल हड्डी को धक्का दे सकती है, यही गलत है। मांसपेशियां जोड़ों में काम करती है। सिकुड़ने पर मांसपेशियां छोटी, सख्त और मोटी होती है। मांसपेशियां एक व्यक्ति के चलने, बोलने, खाने आदि काम में सहायक होती है। दिल की धड़कन, श्वसन, पाचन को नियंत्रित करती है। तापमान, विनियमन और दृष्टि सहित कई अन्य कार्य भी पेशीय प्रणाली पर निर्भर करते हैं। मांसपेशियां जोड़ी में कार्य करती है। सिकुड़ने पर छोटी, सख्त और मोटी हो जाती है। मांसपेशी में संकुचनशील प्रोटीन होते हैं, एक्टिन और मायोसिन। संकुचन प्रोटीन मांसपेशी के संकुचन में शामिल होते हैं। एक्टिन और मायोसिन मांसपेशी में संकुचन प्रोटीन होते हैं। मानव शरीर के किस अंग में उपकला कोशिका पाई जाती है? उपकला ऊतक एक महीन और चिकनी झिल्ली है जो शरीर के भीतरी समस्त अंगों के बाह्य पृष्ठों को आच्छादित किए हुए है। उपकला ऊतक शरीर के विभिन्न अंग जैसे जिह्वा, वृक्क नली, लार ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि, अग्नाशय, फेफड़ा, नाक, आँख, कान में पाया जाता है। नाक, आँख, कान में पाया जाता है। मानव शरीर के यकृत और मांसपेशियों में संधारित ग्लाइकोजेन का रूप होता है पॉलीसैकेराइड। यकृत मांसपेशी संधारित ग्लाइकोजेन का रूप होता है। मानव शरीर के यकृत एवं मांसपेशियों में संधारित ग्लाइकोजेन का रूप होता है पॉलीसैकेराइड एवं पॉलीकार्बोहाइड्रेट्स। भोजन में प्रचुरता में उपलब्ध कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। यकृत मांसपेशियों में संधारित ग्लाइकोजेन का रूप पॉलीसैकेराइड, पॉलीकार्बोहाइड्रेट्स। भोजन में प्रचुरता में उपलब्ध कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। जब शरीर को पर्याप्त ऊर्जा भोजन से नहीं प्राप्त होता है तब शरीर की ऊर्जा आपूर्ति संधारित ग्लाइकोजेन को ग्लूकोज के रूप में परिवर्तित कर पूरी होती है। वयस्क मानव की हाथों और पैरों की हड्डियों की संख्या। वयस्क मानव के हाथ और पैरों के मानव की सभी हड्डियों की संख्या लगभग कितनी प्रतिशत है? तो 50। वयस्क मानव में सभी हड्डियों की कुल संख्या 206 है जबकि प्रत्येक हाथ में 27, कुल प्रत्येक पैर में 26 हड्डियाँ होती है। इस प्रकार हाथों और पैरों की हड्डियों कुल संख्या 106 होती है जब सभी हड्डियों की कुल संख्या 206 का लगभग 50 है। हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत हुई है? ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत अस्थियों का अध्ययन किया जाता है। ओरोलॉजी के अंतर्गत पर्वतों का अध्ययन किया जाता है और सेरोलॉजी के अंतर्गत रुधिर सीरम का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। जियोलॉजी के अंतर्गत पृथ्वी की आंतरिक संरचनाएं उसमें पाए जाने वाले पदार्थों का अध्ययन। ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत अस्थियों का अध्ययन किया जाता है। ओरोलॉजी के अंदर पर्वतों का और सेरेलॉजी के अंदर रुधिर सीरम का। जियोलॉजी पृथ्वी के अंदर। कशेरुक रज्जु में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है? कशेरुक रज्जु में 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? 20। मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं और 12 दांत केवल 1 बार। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां हैं? एक वयस्क मानव कंकाल में औसतन 2 से 6 अस्थि है। मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियों की संख्या 29 है। इनमें से 8 मस्तिष्क के चारों ओर का मस्तिष्क
खोल अर्थात कपाल बनाती है और शेष 14 हड्डियाँ चेहरे की, 6 मध्य कर्णों की तथा हैवाइड नामक अस्थि होती है। तो मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी होती है, ठोस होती है। 20 वर्ष की आयु मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है 20 वर्ष के मानव शरीर में हड्डियों की 206 होती है, जो मुख्य 2 भाग में, अक्षीय कंकाल 80, उपांगीय कंकाल 126। निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है? सामने वाले चपटे दांत। जीवधारियों में आकारकीय एवं शारीरिक अध्ययन से हमें अवशेषी अंगों के बारे में ज्ञान। यह एक ऐसा अंग है जो क्रियाहीन प्रतीत है, पर इसे पूर्वज के क्रियाशील अंग के समझात दर्शाया जा सकता है। उदाहरण, मनुष्य के बृहद आंत में उपस्थित कृमि रूप परिशेषिका एवं आँख की निमेषक झिल्ली परिशेषिका शाकाहारी रूमिनेंट स्तनपायी प्राणियों में क्रियाशील होती है। अवशेषी अंग नहीं है। तो सामने वाले चपटे दांत। डैश मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है? सी, कंडरा। कंडरा जो है कंडरा मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है। कंडरा शरीर के हड्डियों का संरचना को कंधे पर पाए जाने वाला जोड़ डैश में भी पाया जाता है। नितंब। कंधे पर पाए जाने वाला जोड़ नितंब में भी पाया जाता है। निम्नलिखित में से डैश हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए सबसे अधिक सक्रिय रूप से कार्य करता है? त्वचा। हमारे तापमान को नियंत्रित त्वचा सबसे सक्रिय। स्टैपेडियस है एक मांसपेशी। स्टैपेडियम मानव शरीर की छोटी मांसपेशी जो कानों में स्थित पीछ हड्डी को स्थिर रखने में मदद करती है। ध्वनि को नियंत्रित करने आंतरिक कान को तंत्र को ध्वनि के कारण नुकसान से बचे। पाचन तंत्र। मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है? कार्बोहाइड्रेट का। इंसुलिन उत्पादन अग्नाशय ग्रंथि से होता है। यह हार्मोन एक प्रोटीन है जो ग्लूकोज समस्थापन के नियमन के मुख्य भूमिका निभाता है। इंसुलिन लक्ष्य कोशिकाओं में ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने क्रिया को प्रेरित करता है। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का एक रूप है। यकृत और मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है ग्लाइकोजन के रूप में। यकृत और मांसपेशी में शरीर की कोशिकाओं को कार्य करने ऊर्जा की आवश्यकता है। यह ऊर्जा वसा में प्रोटीन में रासायनिक क्रियाओं से प्राप्त होती है। शुगर शरीर में ग्लूकोज में परिवर्तित होती है जो एक सरल शर्करा है। अवशोषित होकर रक्त से विभिन्न अंगों ऊतकों में पहुंचती है। यकृत और मांसपेशियों मुक्त ग्लूकोज ऊर्जा ग्लाइकोजन के रूप में जमा। आंत्र ज्वर रोग मानव शरीर की संघ को प्रभावित करती है। आंत के टाइफाइड हैजा आंत को। टीबी प्लेग निमोनिया फेफड़ा के। टीबी प्लेग निमोनिया टिटनेस कोट तंत्रिका तंत्र के। डिप्थीरिया काली खांसी श्वास नली के। मनुष्य में एफ्लॉटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा समानतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत। यकृत एक मुख्य पाचक ग्रंथि है जो खाद्य विषाक्तन प्रभावित। एफ्लॉटॉक्सिन नामक जहरीला पदार्थ कुछ कवक जैसे एस्परजिलस और पेनिसिलियस की कुछ प्रजातियां उत्पन्न कर भोजन को विषा। एंजाइम लाइपेज का स्रोत है। एंजाइम लाइपेज का स्रोत है अग्नाशय। हमारे भोजन सामग्री में अधिकांशतः लिपिड्स सरल वसाओं तथा ट्राइग्लिसराइड्स के रूप में। लिपिड्स के पाचन में लाइपेज नामक एंजाइम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह लिपिड्स को बसीय अम्लों मोनोग्लिसराइड्स में विखंडित। लाइपेज एंजाइम प्राकृतिक रूप से अग्नाशय तथा आमाशय से स्रावित होने वाले रस में उपस्थित होता है। पित्त में कोई पाचक एंजाइम नहीं होता है, फिर भी यह लिपिड्स के पाचन अवशोषण में सहायक। यह वसा का इमल्सीकरण करता है। पेप्सिन नामक एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक है। वह एंजाइम जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है। एमाइलेज पाचन तंत्र में भोजन का निश्चित होने वाला पहला एंजाइम है। एमाइलेज का एक प्रकार एंजाइम या विशेष प्रोटीन जो कार्बोहाइड्रेट को पचाने में मददगार है। निम्नलिखित में कौन सा अम्ल पेट में स्रावित होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl पाया जाता है। यह भोजन के पाचन में हमारी सहायता कर, लेकिन आमाशय में अम्ल की आवश्यकता से अधिक मात्रा होने से
अपाचन हो, हम अपाचन से मुक्ति पाने हम दूधिया मैग्नीशियम जैसा कोई प्रतियम लेते हैं, जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। यह अत्यधिक अम्ल के प्रभाव को उदासीन कर कड़वाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र है, पीछे का भाग। तो साथियों आज इतना ही, फिर कल हम लोग लेकर आएंगे। सब लोग लाइक सब्सक्राइब कर दें अतुल BPSC क्लासेज को। थैंक यू।